आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो आपको सिखाएगी कि कैसे आप अपने दिमाग का सही तरीके से इस्तेमाल करके खुद को एक मास्टरमाइंड बना सकते हैं, कुछ उसी तरह जैसे शेरलॉक होम्स करता था। अगर आपने शेरलॉक होम्स का नाम पहले नहीं सुना तो बता दूं कि वो दुनिया के सबसे फेमस फिक्शनल डिटेक्टिव्स में से एक है, जिन्हें सर आर्थर कॉनन डॉयल ने अपनी कहानियों में क्रिएट किया था। आज भी लोग शेरलॉक के कैरेक्टर से उतने ही इंस्पायर्ड है जितने पहले थे। शेरलॉक होम्स की सबसे खास बात थी उसकी ऑब्जर्वेशन, लॉजिकल थिंकिंग और छोटी छोटी डिटेल्स को पकड़ने की स्किल, जो उसे बाकी लोगों से अलग बनाती थी। वो उन चीज़ों पर ध्यान देता था जो आम लोग मिस कर देते हैं, और इन्हीं से वो अपनी थ्योरी बनाता था जो ज़्यादातर टाइम बिल्कुल सही साबित होती थी। अब सोचिए, क्या आप भी वैसा सोच सकते हैं? जवाब है हाँ, बिल्कुल। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे आप अपनी डेली लाइफ में शेरलॉक की टेक्निक्स को अप्लाई करके अपने प्रॉब्लम सॉल्विंग और डिसीजन मेकिंग स्किल्स को अपग्रेड कर सकते हैं। हम सबकी लाइफ में रोजाना कई डिसीजन लेने पड़ते हैं और ढेरों प्रॉब्लम्स आती हैं। पर सोचिए, अगर आप शेरलॉक होम्स की तरह सोच पाते तो आप भी हर मुश्किल को आसानी से सॉल्व कर सकते थे। इस वीडियो में हम पहले जानेंगे शेरलॉक होम्स की एक इंटरेस्टिंग केस स्टडी, जिससे आपको अंदाजा होगा कि वो कैसे सोचता था। लंदन की ठंडी और धुंधली रातें पहले से ही मिस्ट्री और खतरे से भरी होती हैं, लेकिन इस बार जो केस सामने आया वो बहुत ज्यादा अजीब और डरावना था। ये कहानी है रेड स्कल यानी लाल खोपड़ी की मिस्ट्री की। शेरलॉक होम्स और डॉक्टर वॉटसन अपने घर पर रिलैक्स कर रहे थे, तभी दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। एक डरी हुई महिला अंदर आई। उसकी आंखों में खौफ साफ दिख रहा था। उसने अपना नाम बताया, मिसेज एलिजाबेथ मार्टिन। वो एक बड़े बिजनेसमैन की पत्नी थी। उसने कांपती आवाज में कहा, मेरे पति की हत्या हो गई है और उनकी बॉडी के पास एक लाल खोपड़ी का निशान मिला है। पुलिस कुछ नहीं कर पाई। मैं आपकी मदद चाहती हूं। होम्स ने उन्हें शांत किया और पूरी जानकारी ली। मिस्टर मार्टिन की डेड बॉडी उनके ऑफिस में मिली थी और पास में खून से बनी एक लाल खोपड़ी की निशानी। हैरानी की बात यह थी कि यह वही निशान था जो लंदन में 2 और मर्डर सीन पर पहले भी देखा गया था। होम्स और वॉटसन तुरंत उस ऑफिस पहुंचे। वहां सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, सिवाय उस लाल खोपड़ी के। होम्स ने अपनी मैग्नीफाइंग ग्लास से उस निशान का बारीकी से निरीक्षण किया। उसे महसूस हुआ कि यह कोई रैंडम ड्राइंग नहीं थी, बल्कि बेहद सोच समझकर बनाया गया था। वॉटसन, होम्स ने कहा, यह किसी आम क्रिमिनल का काम नहीं है। जिसने भी ये किया है वो अपने काम में एक्सपर्ट है और हम इसे बहुत सीरियसली लेना होगा। जैसे जैसे होम्स ने तहकीकात आगे बढ़ाई, उसे पता चला कि यह लाल खोपड़ी सिर्फ मिस्टर मार्टिन के ऑफिस में ही नहीं, बल्कि लंदन के और कई इलाकों में भी देखी गई थी। इस निशान का मतलब क्या हो सकता है? होम्स ने गहराई से सोचा। उसे समझ आ गया कि यह कोई आम क्राइम नहीं है, इसके पीछे कुछ बड़ा छिपा है। जांच करते करते उसने देखा कि ये अजीब निशान हर उस जगह पर मिले हैं जो किसी न किसी तरह से एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी हुई थी। नाम था द रेड स्कल। ये ऑर्गेनाइजेशन लंदन के अमीर और ताकतवर लोगों को टारगेट कर रही थी, उन पर प्रेशर डाल रही थी ताकि वो उनकी डिमांड्स मान लें। जैसे जैसे होम्स आगे बढ़ा, उसने पता किया कि ये कोई बाहर से आई गैंग नहीं है। ये लंदन के कुछ बड़े बिजनेसमैन और लीडर्स का एक सीक्रेट यूनियन है जो अपने दुश्मनों को डराने के लिए रेड स्कल का निशान छोड़ते हैं। लेकिन एक चीज ने होम्स को चौंका दिया, मार्टिन की हत्या। क्योंकि मार्टिन खुद इसी यूनियन का हिस्सा था, फिर उसे ही क्यों मारा गया? होम्स ने लॉजिक से सोचा तो समझ में आया, मार्टिन इस यूनियन के खिलाफ जाने वाला था और उसी वजह से उसे खत्म कर दिया गया। अब होम्स ने वॉटसन के साथ मिलकर एक स्मार्ट प्लान बनाया। उसने मिसेज मार्टिन से कहा कि वो अपने पति के अंतिम संस्कार में सारे बिजनेसमैन को इनवाइट करें। अंतिम संस्कार के दिन होम्स ने नोटिस किया, कुछ चेहरों पर टेंशन साफ दिख रही थी। जैसे ही फंक्शन खत्म हुआ, होम्स सबके सामने आया और बोला, यह मर्डर एक प्लानिंग का हिस्सा था और इसमें आप सब शामिल हैं। लोग हक्के बक्के रह गए। होम्स ने एक एक करके सारे सबूत पेश किए जो उसने अपनी डीप इन्वेस्टिगेशन में इकट्ठा किए थे। आप लोगों ने सोचा कि आप इस शहर में डर का माहौल बना लोगे, लेकिन तुम भूल गए कि शर्लॉक होम्स की नजरों से कुछ नहीं छुपता। आखिरकार रेड स्कल का पूरा राज सामने आ गया, सारे दोषी पकड़े गए और लंदन एक बड़े खतरे से बच गया।
होल्म्स ने इस केस को अपनी डायरी में एक नए चमकदार चैप्टर की तरह लिखा। उसके लिए ये एक और केस था, लेकिन उसकी ऑब्जर्वेशन और लॉजिक ने फिर से साबित कर दिया कि कोई भी मिस्ट्री उसके दिमाग से नहीं बच सकती। जब भी होल्म्स कोई केस सॉल्व करता है, उसकी सबसे बड़ी ताकत होती है उसकी डिटेल्स को पकड़ने की स्किल। वो सिर्फ देखने भर पर भरोसा नहीं करता, वो गहराई से ऑब्जर्व करता है। जैसा वो खुद कहता है, तुम देखते हो लेकिन ऑब्जर्व नहीं करते। इसका मतलब ये है कि हम अक्सर चीज़ों को बस ऊपर से देखते हैं, पर होल्म्स हर छोटी डिटेल पर फोकस करता है, चाहे वो कितनी भी मामूली क्यों ना लगे, और यही उसे दूसरों से अलग बनाता है। आप भी होल्म्स की तरह बन सकते हैं, बस कुछ सिंपल टिप्स फॉलो करके। जब भी किसी चीज़ या सिचुएशन को देखो, बस स्क्रॉल मत करो, गहराई से देखो। उसका कलर, टेक्सचर, शेप और उसके आसपास क्या है, सब पर ध्यान दो। अच्छा, जब किसी रूम में एंटर करो, उसके लेआउट, चीज़ों की जगह और वाइब्स को नोट करो। धीरे धीरे ये आदत आपकी ऑब्जर्वेशन पावर को सुपर शार्प बना देगी। जब भी आप किसी से बात करें, तो सिर्फ उनकी बातें तक सीमित मत रहो। उनकी बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशन और बोलने के अंदाज पर भी ध्यान दो। इससे आपको उनकी फीलिंग्स और माइंडसेट को बेहतर समझने में मदद मिलेगी। ऐसे गेम्स खेलो जो आपकी मेमोरी और फोकस को तेज करें। जैसे एक कमरे में जाओ, वहां मौजूद चीजों को ध्यान से देखो और फिर बाहर आकर याद करो कि आपने क्या क्या देखा। इससे आपकी याददाश्त और ऑब्जर्वेशन दोनों मजबूत होंगे। थर्ड टिप, रोजमर्रा की चीजों में छोटे छोटे डिटेल्स पकड़ने की आदत डालो। जैसे कोई आर्टिकल पढ़ते वक्त उसकी ग्रामर मिस्टेक या छोटी इनकंसिस्टेंसी को पकड़ने की कोशिश करो। अब बात करते हैं शर्लॉक होल्म्स की ऑब्जर्वेशन पावर की। एक बार होल्म्स और डॉक्टर वॉटसन कमरे में बैठे थे। होल्म्स ने पूछा, तुमने इन सीढ़ियों को कितनी बार देखा है? वॉटसन ने जवाब दिया, सैकड़ों बार। होल्म्स ने कहा, तो बताओ कितनी सीढ़ियां हैं? वॉटसन को नहीं पता था, लेकिन होल्म्स ने तुरंत कहा, 17, क्योंकि मैंने सिर्फ देखा नहीं, ऑब्जर्व किया था। यही फर्क होता है देखने और ऑब्जर्व करने में। अगर हम भी शर्लॉक की तरह छोटी छोटी डिटेल्स पर ध्यान देना शुरू कर दें, तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग और सोचने की ताकत काफी बेहतर हो सकती है। याद रहो, तुम देखते हो पर ऑब्जर्व नहीं करते, और यही छोटी सी चीज बड़ी मिस्ट्रीज को सुलझाने में मदद करती है। लेसन 2, ब्रेन एटिक, मेमोरी और मैनेजमेंट की अहमियत। शर्लॉक होल्म्स के माइंड को समझाने के लिए मरिया कोनिकोवा ने एक जबरदस्त मेटाफर दिया, ब्रेन एटिक। यानी हमारा दिमाग एक अटारी की तरह है, जहां हम मेमोरी और इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं। लेकिन जैसे एक अटारी में बेकार सामान भरने से जगह बर्बाद होती है, वैसे ही अगर हम अपने दिमाग में फालतू बातें भरते हैं, तो जरूरी चीजों के लिए स्पेस नहीं बचती। शर्लॉक के हिसाब से हमारा दिमाग लिमिटेड स्पेस वाला एटिक है, जिसमें सिर्फ वही इंफॉर्मेशन रखनी चाहिए जो काम की हो। वो अपनी मेमोरी को इस तरह ऑर्गेनाइज करता है कि जब भी उसे किसी इंफॉर्मेशन की जरूरत हो, वो तुरंत मिल जाए। इसका मतलब सिलेक्टिव मेमोरी। जो जरूरी है वही याद रखो, बाकी फालतू बातों को बाहर निकाल दो। इससे आपकी सोच क्लियर होती है और आप फास्ट डिसीजन ले पाते हो। एक मान लो आपको कुछ मैथमेटिकल फॉर्मूले याद रखने हैं, तो सिर्फ उन्हीं पर फोकस करो जो आपके लिए जरूरी है। बाकियों से दिमाग मत भरो, वरना आपका ब्रेन भी स्लो हो जाएगा। जैसे अटारी को साफ ऑफ करना पड़ता है, वैसे ही अपने ब्रेन को भी रेगुलरली रिफ्रेश करते रहो। पुरानी बेकार बातें निकालो और जरूरी इंफॉर्मेशन को दोहराओ, ताकि वो लंबे समय तक याद रहे। लेसन 3, इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी का रोल। शर्लॉक को लोग एक लॉजिकल और फैक्ट बेस्ड इंसान मानते हैं, लेकिन उसकी सक्सेस का बड़ा हिस्सा उसकी इमेजिनेशन और क्रिएटिव सोच में छुपा है। जब भी कोई केस सुलझाना होता है, वो खुद को क्राइम सीन में इमेजिन करता है। कैसे हुआ होगा, क्या हुआ होगा, कौन आया होगा, क्या छोड़ा होगा, और फिर धीरे धीरे पूरा पजल जोड़ देता है। तो वह सिर्फ अवेलेबल फैक्ट्स पर डिपेंड नहीं करता, बल्कि अपनी इमेजिनेशन का यूज करके अलग अलग पॉसिबिलिटीज और सिचुएशंस को सोचता है। यही चीज उसकी सोच को बाकी लोगों से अलग बनाती है। शर्लॉक होल्म्स की ये एबिलिटी, उसकी इमेजिनेशन, उसे किसी भी प्रॉब्लम को एक नए नजरिए से देखने की ताकत देती है। अगर वो सिर्फ फैक्ट्स पर डिपेंड रहता, तो शायद कई केसेस में फेल हो जाता। लेकिन इमेजिनेशन की वजह से वो हर दिशा में सोच पाता है।
जिससे सही सॉल्यूशन तक पहुंचना आसान हो जाता है। जब हम किसी प्रॉब्लम का सामना करते हैं तो अक्सर हम वही रास्ता अपनाते हैं जो हमें पहले से पता होता है। लेकिन अगर हम शर्लक होल्म्स की तरह अपनी सोच को फ्लेक्सिबल करें तो हम ऐसे सॉल्यूशंस भी ढूंढ सकते हैं जो नॉर्मल थिंकिंग से बहुत आगे होते हैं। क्रिएटिविटी का मतलब है कि आप प्रॉब्लम को अलग अलग एंगल से देखो और फिर कुछ नया ट्राई करो। शर्ल अक्सर उन चीज़ों पर फोकस करता है जिन्हें बाकी लोग मिस कर देते हैं। वो चीज़ों को बस जैसा है वैसे नहीं देखता, बल्कि ये भी सोचता है कि अगर ये अलग होता तो क्या होता। उदाहरण के लिए, अगर वह किसी क्राइम सीन पर होता है तो वह सिर्फ घटनाओं के ऑर्डर को नहीं देखता बल्कि सोचता है अगर ये चीज़ थोड़ी अलग होती तो रिजल्ट क्या होता। यही क्रिएटिव थिंकिंग उसे सही दिशा में ले जाती है। शर्लक होल्म्स की एक और पावरफुल टेक्निक है विजुअलाइजेशन। जब वह किसी केस पर होता है तो अपने माइंड में अलग अलग सिनेरियोज की इमेजिनेशन करता है। इससे उसे समझ आता है कि कौन सा रास्ता उसे सही रिजल्ट तक ले जाएगा। विजुअलाइजेशन का मतलब है पहले से ही डिफरेंट आउटकम्स के बारे में सोच लेना और फिर एनालाइज करना कि कौन सा आपके लिए बेस्ट रहेगा। इससे आप रिस्क और चैलेंजेस को पहले ही समझ सकते हैं। उदाहरण के तौर पर, अगर आप कोई डिसीजन लेने जा रहे हैं तो खुद से पूछिए, अगर मैं ये करूंगा तो रिजल्ट क्या होगा। इस तरह के सवाल आपके माइंड को एक नए डायरेक्शन में सोचने पर मजबूर करते हैं। लेसन 4, इमोशनल कंट्रोल। जब भी शर्ल किसी केस की जांच करता है तो वह अपने इमोशंस को साइड में रखता है और पूरी तरह लॉजिक और ऑब्जेक्टिविटी पर फोकस करता है। ये इमोशनल डिटैचमेंट उसे क्लियरली और बायस फ्री सोचने में मदद करता है। हमारे इमोशंस जैसे डर, गुस्सा या एक्साइटमेंट हमारी लॉजिकल थिंकिंग को हाईजैक कर सकते हैं। लेकिन अगर हम शर्ल की तरह अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीख जाएं तो हम हर प्रॉब्लम को बेहतर तरीके से हैंडल कर सकते हैं। ये माइंडसेट हमें सिखाता है कि जब भी कोई चैलेंज आए, शांत रहो और लॉजिकल सोचो। स्टोइसिज्म भी यही सिखाता है, जो चीज़ हमारे कंट्रोल में है उस पर फोकस करो और जो नहीं है उस पर एनर्जी वेस्ट मत करो। यही अप्रोच शर्ल को हर मुश्किल में कूल और क्लियर माइंड वाला बनाती है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की बुक समरी। अगर आपको पसंद आई हो तो बुक फॉरनेटिक चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद इसे एंड तक सुनने के लिए।